आती है ये, व्हाट्सएप पे शेयर हो सकती है कि नहीं। चलो, इसके बाद आता है आपका हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, ठीक है ना, ओनली फॉर गैसेज dissolved in liquid। ठीक है, इट इज ओनली फॉर गैसेज डिजोल्व्ड इन लिक्विड। तो इस हेनरी लॉ की दो स्टेटमेंट है। पहली बात ये क्या कहता है? पहली ये बात कहता है द मास ऑफ गैस डिजोल्व्ड इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है ना, यानी कि जितने प्रेशर पर हम गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे लिक्विड के अंदर, उतना ही ज्यादा अमाउंट गैस का आपका डिजोल्व होगा। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू गैस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिख दिया हमने, के एच इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट लिख रहा हूं इसकी मैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है आपका द मास ऑफ ए गैस dissolved in a liquid, the mass of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas। ठीक है ना, प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। यानी कि हम जब किसी गैस को डिसॉल्व करेंगे ना, तो सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, सिस्टम को हमें क्लोज करना पड़ेगा तभी। ठीक है, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम। अरे इसमें क्या हो गया? पेज रीसेंट पेज विड्थ, हाँ बस ठीक है, अब सही है ना ये। तो प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। इससे अगली बात आती है इसके अंदर, ये चीज हो गई आपकी। अब सेकंड स्टेटमेंट कहता है अगर मैं गैस की सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में ले लूं, ठीक है ना, तो फिर इसकी सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है आपकी सेकंड स्टेटमेंट। फिर ये क्या कहता है इसके अंदर? अगर हम गैस की सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में ले लें, फिर ये हो जाता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। केएच के बारे में बताऊंगा अभी क्या है। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये हो गया यहाँ पर आपका केएच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ये अगली बात कहता है यहाँ पर, सेकंड स्टेटमेंट कहता है द मास ऑफ ए गैस, द पार्शियल प्रेशर of a gas dissolved in a liquid, the partial pressure of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सीधी सी बात है भाई, जितना प्रेशर ज्यादा लगाएंगे उतनी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो गैस का मास अगर आपका ज्यादा डिसॉल्व होगा तो आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो भी तो ज्यादा ही लगेगा ना उसके अंदर, है ना। तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा ही आएगा आपका। गैस का मास ज्यादा तो गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा, नंबर ऑफ मोल ज्यादा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा, है ना। ये चीज हो गई। अब बात आती है केएच क्या है ना। केएच को हम क्या बोलते हैं? KH is Henry's
is Henry's law constant. जो KH है वो क्या है आपका? Henry's law constant है ना? KH is Henry's law constant. और KH जो होता है आपका, मैं लिख दूं यहाँ पर, KH is a function of temperature. KH is a function of temperature. ठीक है, यानी कि जो मेरा KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ठीक है ना? और KH जो है ना वो स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं इसकी, यानी कि हर एक गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है ना? मैं लिख दूं यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड ऑफ KH is different for different gases. ठीक है? और अगली बात मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर, द सोलुबिलिटी ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH. मैं लिख दूं यहाँ पर, द solubility of a gas is inversely proportional to KH, है ना? यानी कि मैं लिख दूं यहाँ पर, higher is the KH value, lesser will be the solubility of gas. गैस की सोलुबिलिटी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो इसी का ध्यान रखना। अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछता है आपसे, why does the solubility of a gas decreases with rise in temperature? है ना? तो इसके हम दो आंसर दे सकते हैं। पहला, with rise in temperature the kinetic energy of gaseous particle increases, है ना? मैं लिख दूं यहाँ पर, with rise in temperature the kinetic energy of gaseous particle increases. So their escaping tendency decreases. इसलिए क्या होता है, उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो डिक्रीज कर जाती है ना? और फिर मैं लिख दूं यहाँ पर, hence the solubility of gas decreases. इसलिए गैस की सोलुबिलिटी क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अब दूसरा रीजन भी मैं दे सकता हूं इसका, इसलिए मैं बड़ा सा और लिख दे रहा हूं यहाँ पर, और, है ना? तो मैं लिख दूं यहाँ पर, with rise in temperature the magnitude of Henry law constant KH increases for the gas.
गैस के लिए KH की वैल्यू बढ़ जाती है आपकी, है ना। सो द solubility of gas decreases, है ना। इसलिए गैस की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, कम। तो इन दोनों में से जो सा मर्जी रीजन आप लिख दिया ना, तो ज्यादा बढ़िया रीजन कौन सा है, नीचे वाला, है ना, क्योंकि मैडमों को वो बात जल्दी समझ में आ जाती है ढंग से, ठीक है। जी हाँ, और ये रीजन तो जेन्युइन रीजन है, ये तो बहुत बढ़िया रीजन है जो ऊपर वाला है ना। नीचे वाला तो हम एक रटा रटाया रीजन लिख रहे हैं कि भैया टेम्परेचर बढ़ा तो KH बढ़ गया। ज्यादा बढ़िया रीजन कौन सा, ऊपर वाला। बट स्कूल में और CBSE में भाई आप नीचे वाला ही लिख के आना, ठीक है ना। सर, दोनों नहीं लिख सकते? अरे दोनों नहीं बेटा, रीजन एक एक ही लिखा जाता है। जो पहले लिखोगे टीचर उसी को कंसिडर करता है, समझे। ये भी लिखोगे, यहाँ पे नंबर नहीं कटने वाले नीचे वाले में, है ना। ये तो एक रटा रटाया रीजन है आपका। जेन्युइन रीजन ये है कि जब पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। दे विल लीव द लिक्विड फेज। बेटर आंसर ऊपर वाला है मेरे हिसाब से, जैसा मेरे सर मुझे बताते थे। बट आपको NCERT का भाई यही लिखना है, ठीक है ना। कोई कोटे वाला जी टीचर आ गया चेक करने वाला, है ना, जिसे कुछ नहीं आता हो तो खाली ब्लूप्रिंट देख के आंसर चेक करते हैं। तो बेटर है कि NCERT के हिसाब से आप आंसर लिख के आइए, ज्यादा अच्छा है। जी चलिए, ये तो हो गया आपका हेनरीज लॉ, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इन कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, है ना, या आपके बेवरेज, तो उसके अंदर कभी भी आप खोलोगे तो एयर निकलती है, उसके अंदर से CO2 निकलती है ना। तो जो CO2 है उसको हायर प्रेशर पर भरा जाता है। तो CO2 को हायर प्रेशर पर भरने का फायदा क्या होता है कि ज्यादा गैस का अमाउंट क्या होगा उसके अंदर, डिजोल्व होगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक बोटल्स are sealed. The cold drink bottles are sealed under higher pressure to dissolve maximum amount of CO2 in the क्या है आपका, जो भी उसके अंदर लिक्विड है, कोकोला है, लिम्का है, जो मर्जी है आपकी, है ना। तो डिसोल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 इन वाटर, है ना। वाटर वो फ्लेवर्ड वाटर है आपका, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी इसके अंदर। चलिए, इसके बाद आता है आपका सेकंड एप्लीकेशन आती है इसकी, और ये कहता है आपका इसमें किसमें, हाँ, द एक्वेटिक लाइफ is less dense in hot sea. हॉट सी में जो एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेंसिटी कम है। सीधी सी बात है भैया, समुद्र का पानी गर्म है तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी आपकी, कम होगी ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन हॉट वाटर the solubility of atmospheric oxygen is low in hot water, है ना। is low because of higher value of KH। कि KH की वैल्यू क्या है आपकी, ज्यादा है।
बिकॉज ऑफ हायर वैल्यू ऑफ KH। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर हैंस द एक्वेटिक लाइफ, हैंस द एक्वेटिक लाइफ इज नॉट सो डेंस। इसलिए आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो आपकी ज्यादा डेंस नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो आपकी ज्यादा डेंस नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसके अंदर नेक्स्ट। अच्छा, ऐसे इसके अंदर कोल्ड वाटर में भी लिख दूं मैं यहाँ पर, इन कोल्ड वाटर या कोल्ड सी, ड्यू टू लो टेम्परेचर ड्यू टू लो टेम्परेचर due to low in cold water या sea, due to low temperature the value of KH is low, so the solubility of atmospheric gases is quite high, है ना। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस इज क्वाइट हाई। ऑक्सीजन और कौन सी गैस आपकी CO2, दोनों ज्यादा घुलेंगी आपकी, इज क्वाइट हाई, सो द एक्वेटिक लाइफ इज मोर डेंस। इसलिए एक्वेटिक लाइफ क्या होती है आपकी, ज्यादा डेंस हो जाती है आपकी, ठीक है ना। सो द एक्वेटिक लाइफ इज मोर डेंस। इसके बाद दूसरी बातें आती हैं आपकी, और तीसरी एप्लीकेशन आती है आपकी अल्टीट्यूड सिकनेस या अनोक्सिया। थर्ड में लिख दूं यहाँ पर अल्टीट्यूड सिकनेस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अनोक्सिया। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पहाड़ों में, है ना, हाइट बढ़ेगी, और हमने पढ़ा है हाइट बढ़ने के साथ साथ आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी कम होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो जो ऑक्सीजन की सोलबिलिटी है हमारे ब्लड में वो भी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लंग्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम, ड्यू टू विच द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन डिक्रीजेस। इसकी वजह से जो ब्रेन है आपका वो ढंग से काम नहीं कर पाता, एंड द पर्सन लूजेज हिज थिंकिंग एंड एनालाइजिंग पावर, ठीक है ना। तो पहले अनोक्सिया को डिफाइन कर दूं मैं। अनोक्सिया क्या चीज है, अनोक्सिया या एल्टीट्यूड सिकनेस, इट इज ए टेम्पररी स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन। इट इज ए temporary state of mental confusion. It is a temporary state of mental confusion. ठीक है, तो आदमी, तो मैं लिख दूं यहाँ पर एट हाई अल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्वाइट लो। At high altitude, the atmospheric pressure is low, है ना, is low या is lower, so the solubility of oxygen in blood decreases, hence the supply
hence the supply of oxygen to blood decreases। इसलिए ऑक्सीजन से ब्लड तक की सप्लाई क्या हो जाती है आपकी, डिक्रीज कर जाती है, डिक्रीजेस। और मैं लिख दूं यहां पर hence the brain doesn't work properly। दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाता आपका प्रॉपरली। and the person loses his thinking and analyzing power। thinking and analyzing power, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस स्टेट इज नोन एज एनोक्सिया। दिस स्टेट इज कॉल्ड एनोक्सिया और अल्टीट्यूड सिकनेस इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग पर, वो है हमारी बैंड। ठीक है ना, इसके बाद आ गया हमारा बैंड्स। तो बैंड्स में जरा समझो, जो हमारे स्कूबा डाइवर्स हैं, जो गोताखोर हैं ना, जो पानी के अंदर कूदते हैं आपके, तो वो अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, लेकिन जब अभी तो पानी से जब बाहर होगा तब तो जो आपका एटमॉस्फेयर है उसी में उसने सांस ली होगी। तो जब वो सांस अंदर लेगा तो एटमॉस्फेयर में तो भैया 78% तो नाइट्रोजन है और बाकी क्या है 21-22% आपकी ऑक्सीजन है, बाकी ट्रेसेस में बाकी सारी गैसेज हैं। तो अब उसके लंग्स के अंदर 78% नाइट्रोजन चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, वो अंदर कूद गया पानी के अंदर। तो जैसे जैसे वो पानी के अंदर नीचे और नीचे जाएगा तो क्या होगा आपका, नीचे और नीचे जाने से उसकी बॉडी के ऊपर जो वाटर का प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जब वो बिल्कुल नीचे जाएगा आपका, है ना, बिल्कुल नीचे वो पहुंचेगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसकी बॉडी के ऊपर, जिससे जो नाइट्रोजन उसने ब्रीद इन करी थी प्रेशर बढ़ने से, उस नाइट्रोजन की सोलुबिलिटी भी क्या होगी, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। द सोलुबिलिटी ऑफ दैट नाइट्रोजन विल इंक्रीज इन द ब्लड। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक नाइट्रोजन घुल गई कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही स्कूबा डाइवर समुद्र से बाहर आएगा तो अचानक से प्रेशर डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, 1 atm, है ना। अब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होगा तो सोलुबिलिटी भी तो डिक्रीज होगी गैस की, और अचानक से जब ये बहुत सारा अमाउंट नाइट्रोजन का निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, आपका बबल्स बनाएगा, है ना। और ये बबल अगर हमारी आर्टरीज में, वेन्स में या फाइन ब्लड वेसल्स में पहुंचते हैं, है ना, तो फिर वो रप्चर कर सकते हैं उसको, है ना। तो बबलिंग ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड वेसल्स इज नोन एज बैंड्स। तो बैंड्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, द बबलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन ब्लड is called bubbling of nitrogen gas in blood vessels is called bands। जिसे हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं। अब प्रोसीजर लिख रहा हूं कि बैंड्स आपके अराइज कैसे हुए, है ना। when scuba diver goes inside the sea, है ना, the external pressure
the external pressure on his body increases immensely. On his body increases immensely. So the solubility of nitrogen in blood increases. इसलिए नाइट्रोजन की सोलबिलिटी ब्लड में क्या होगी, बढ़ जाएगी. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. when the scuba diver comes above the sea water, there is a steep decrease in external pressure. अचानक से प्रेशर कम होकर 180 m हो जाता है. So the solubility of nitrogen in blood decreases immensely. तो अचानक से नाइट्रोजन की सोलबिलिटी ब्लड में बहुत कम हो जाती है. So excess of nitrogen gas है ना, escapes out of blood and forms bubbles. ठीक है ना. It is very painful and forms bubble which is very painful. जो कि क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ना. This state is known as bands. इस स्टेट को क्या बोला जाता है, बैंड. अब बैंड्स को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, आइडिया है क्या करते हैं बैंड्स को अवॉइड करने के लिए, बोलो, बता पाओगे? सर 1 मिनट बता रही हूँ. अरे वैसे बताओ ना, याद है तो ठीक है, पढ़ के क्या बताओगे मुझे. चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर. नहीं सर, खुद ही बता रही थी मैं. अच्छा चलो बताओ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं. बोलो. सर इसमें ऐसे कर सकते हैं, द एक्सेस ऑफ O2 dissolved in the blood is caused in metabolism, does not cause the condition of bends. अरे क्या ये बायो की लैंग्वेज बोल रहे हो हैं? टू अवॉइड बैंड द एयर मिक्सचर used by scuba divers is diluted with helium. क्या मिला देते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ सिलेंडर के अंदर? हीलियम भी मिला देते हैं, है ना. हाँ जी सर. अब जरा समझो हीलियम को यूज करने का फायदा क्या हुआ. पहले जो मोल फ्रैक्शन था आपका, मैं लिख दूं मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये था आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन.
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। व्हेन द, तो मैं लिख दूं यहां पर, व्हेन द एयर मिक्सचर, व्हेन द एयर मिक्सचर इज diluted with helium, the mole fraction of नाइट्रोजन डिक्रीजेस, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा आपका। कैसे, देखिए यहां पर जरा, ये हो गया काई ऑफ N2 इक्वल टू नंबर सर ऑफ आपकी मोल्स आवाज ऑफ नहीं आ N2। रही। अच्छा, अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल्स। अब आ रही है आवाज क्या मेरी? आवाज नहीं मिल रही मेरी अभी? सर अब आ गई, अब हो गया ठीक। अब आ गई। अच्छा, अरे इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा बहुत, वाईफाई फ्लक्चुएट तो करता ही रहता है ना हल्का फुल्का, देखो लिखा हुआ है अनस्टेबल, तो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो जाता है ऐसा। चलिए, व्हेन द एयर मिक्सचर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब बताओ मुझे, देखो एक तो मैंने ऊपर मोल फ्रैक्शन लिखा है ना, ये पहले वाला मोल फ्रैक्शन है जब हीलियम नहीं डाली थी उसमें, और ये बाद वाला मोल फ्रैक्शन है। कौन सा मोल फ्रैक्शन कम होगा इन दोनों में से, देखो जरा। सर दूसरे वाला मोल फ्रैक्शन नहीं आ रहा, अटक गया दूसरे बीच में। अटक गया बीच में, कोई मुझे बताना, आएगा तो अभी हो जाएगा ठीक, बताना मुझे। नहीं आ रहा अभी? सर बस वो N2 डिक्रीजेस तक ही अटक गया, उसके बाद आ ही नहीं रहा। अच्छा, मिटा के दोबारा लिखता हूं तो बताना मुझे। काई ऑफ N2, अलग पेन से लिखता हूं इसको, काई ऑफ N2। अब आ रहा है? सर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही यहाँ पे तो। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं एक मिनट स्पीड को चेक करता हूँ अपनी। कनेक्टेड तो है, स्पीड तो अच्छी आ रही है। एक मिनट, सर अब आ रहा है, अब आ रहा है। अब आ गया। अच्छा अच्छा, वो हो जाता है बीच में कई बार ना, फ्लक्चुएट करता है तो करता ही है, फिर स्पीड लो हो जाती है। ठीक है, मुझे बताओ ये लाल वाला मोल फ्रैक्शन कम है या ये ब्लू वाला? सर ये सेम ही तो लिखे हुए हैं। सर ये रेड वाला। है ना, हाँ। क्योंकि हीलियम भी आ गया। अच्छा, हीलियम लेने का फायदा क्या हुआ? एक तो हीलियम का मोलर मास बहुत कम है, तो हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे ना, जिससे क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन में डिक्रीज ज्यादा करेगा वो आपका नाइट्रोजन के, समझ गए? बिकॉज हीलियम हैज लोअर मोलर मास। तो अगर मैं 100 ग्राम हीलियम लेता हूं तो उसमें नंबर ऑफ मोल हीलियम के कितने होंगे, 25। अगर मैं 100 ग्राम आपका कोई और गैस लेता हूँ, क्लोरीन ब्रोमीन जैसी गैस ले लेता हूं मैं, या फ्लोरीन, तो उसका मोलर मास ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ मोल कम होंगे आपके। तो जितने ज्यादा हीलियम के नंबर ऑफ मोल होंगे उतना ये मोल फ्रैक्शन क्या आएगा आपका, कम आएगा ना। तो हीलियम को यूज करने का ये फायदा था, ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीजेस, hence the solubility of dinitrogen decreases, due to which the formation of band, due to which formation of bands is avoided। ठीक है, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, अब आ जाओ एक बढ़िया न्यूमेरिकल पे, बताना। ये न्यूमेरिकल मैं देता हूं आपको भी, दिमाग लगाए करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा आपका। ये कहता है आपका H2S इज ए टॉक्सिक गैस।
ठीक है। फिर ये बोलता है आपका इफ द सोलुबिलिटी ऑफ if the solubility of H2S gas in water at STP is 0.195 molar, calculate Henry law constant. Calculate Henry's law constant. ठीक है, बताओ। फोन बगल में ही पड़ा है ना? नहीं सर। अच्छा, अरे फोन रखा करो ना, जैसे क्वेश्चन सोल्व किया तो थोड़ा कैलकुलेटर से सोल्व कर लिया ना जल्दी से, टाइम कम लगता है ना, फिर मैनुअली करोगे टाइम ज्यादा लगता है उसमें कैलकुलेशन करने में। या कैलकुलेटर रखा करो बगल में, एक फोन रखा करो बगल में, समझे? ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक चलेगी, फिर फोन की जरूरत नहीं है कोई, बट यहाँ जरूरत पड़ती है आपको। चलो बताओ मुझे, करो इसको सोल्व, आंसर बताओ मुझे। सर ये जो आपने सेकंड स्टेटमेंट के साथ एक फॉर्मूला दिया था उसी से निकलेगा ना ये? ठीक। द सोलबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट एसटीपी, है ना? यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे दिया,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S कितना दे रखा है आपको, 0.195 मोलर, है ना, ये दे रखा है आपको एक तो, और कंडीशन दे रखी है STP। तो STP कंडीशन का मतलब हुआ कि टेम्परेचर तो है 273 केल्विन और प्रेशर है आपका 1 बार, है ना, ये चीजें हैं। अब अगर मैं फार्मूला देखूं तो मेरा फार्मूला क्या है, प्रेशर ऑफ H2S गैस इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S गैस मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस, है ना। तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर 0.195 मोलल, मैं लिख दूं यहाँ पर 0.195 मोलल H2S गैस सॉल्यूशन। H2S gas solution means that 0.195 moles of H2S is dissolved in 1 kg या 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यही होता है ना मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना, हाँ जी सर। यही होता है ना आपका। चलिए ये हो गया आपका। तो अब आ गया मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 और मास ऑफ वाटर ये आ गया मेरा 1000 ग्राम, है ना। तो वाटर के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं मैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या हो गया आपका 1000 बाई 18, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, ये मोल आ गए आपके, है ना। अब मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूं यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर H2S गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस क्या हो गया आपका 1 बार, क्योंकि STP कंडीशन थी, और ये हो गया KH। काई ऑफ H2S क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यही हुआ ना। तो ये आ गया आपका, ये KH था, ये 1 बार है, तो 1 बार इज इक्वल टू KH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S 0.195 प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 55.55। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फिर से 1 बार इज इक्वल टू KH इंटू 0.195 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को ऐड कर दूं मैं 55745, 55.745, ठीक है ना। तो अब क्या आ जाएगा आपका KH, इसको इधर ले जाऊंगा मैं, तो ये हो गया आपका 55.745 डिवाइडेड बाई 0.195 इक्वल टू KH। समझ में आ रही है बात ये, है ना। हाँ जी और सर। अब मैं कर दूं यहाँ पर 55.745 डिवाइडेड बाई 0.195, 285.87। तो KH की वैल्यू क्या आ गई 285.87 बार, ठीक है। हम चाहें तो ATM में भी निकाल सकते थे, 1 बार का मतलब क्या होता है 0.987 ATM, तो ये वैल्यू थोड़ी सी और कम आ जाएगी आपकी, है ना। तो अगर KH ये तो बार में है मेरा, और ATM में निकालना हो तो 285.87 इंटू 0.987, अब क्या हो गया आपका ये ATM, तो इंटू 0.987 282.15, है ना। तो आंसर हो सकता है आपका 282.15 ATM, जिसमें दे रखा हो। जरूरी नहीं आप तो बार में लिख के उसने बोला थोड़ा ना कि ATM में निकालो कोई, तो आप जो बार में आया डायरेक्टली उसको भी निकाल सकते हैं आप सीधा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, इसको ट्राई करना कैसे सॉल्व करोगे आप।
ये बोलता है आपका हेनरी लो कांस्टेंट फॉर CO2 in water is 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. चलिए करो इसको। जी सर, इसे सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे ना, मतलब कंसेप्ट वैसे ही करना है बिल्कुल। जी क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? एक बार सेशन में दोबारा स्टार्ट करता हूँ। देखो सर, 1 मिनट रिकॉर्डिंग। कर लूं, नोट नहीं हाँ करा। हाँ एक बार नोट कर लो, फिर मैं सेशन में देख रहा हूँ। एक बार ये वीडियो रिकॉर्डिंग ना ये स्पेस कितना ले रहा है, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं कि नहीं इसको, वो देख ठीक। रहा था मैं। क्योंकि ऑर्गेनिक में ना तुम्हें फिर सारे वीडियो तुम्हारे पास सेंड कर दूंगा ना मैं, बना बना के देखते हाँ, ये रहोगे, ठीक। समझते रहोगे उसको अच्छे से ना, इसलिए। सर, कर लिया नोट। चलो मैं भी दोबारा लॉग इन कर लेना, ठीक है ना।